Hello everyone, welcome to this new session on reading comprehension. I am Ashish and today I am going to discuss an RC passage that was asked in CAT 2019. अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले हमने एक डिस्कशन किया था जिसमें वी हैड अ लुक ऑन सम रूल्स रिगार्डिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो आज की वीडियो में वी विल ट्राई टू अप्लाई दोज रूल्स on an actual passage that was asked in last year's exam. So let's have a look at the passage. So this is the passage. So this is continuing, and then there are certain questions. There are 1, 2, 3, 4, 5 questions based on the basis of the passage that is given. So as I said in the earlier video, first let's have a look at the question. मैं यूजुअली क्या करता हूँ, I try to read the questions first, to glance through the questions. कुछ लोग डायरेक्टली पैसेज से स्टार्ट करते हैं. दिस इज माई वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो दैट इज अप टू यू कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी. सो द क्वेश्चन वन इज सेइंग द वर्ड टोपोफोबिया इन द पैसेज इज यूज्ड. तो टोपोफोबिया के बारे में हमें देखना है क्या है. सेकेंड क्वेश्चन इज सेइंग इन द लास्ट पैराग्राफ द ऑथर यूजेस द एग्जाम्पल ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ अपस्केल रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स. तो लास्ट पैराग्राफ में एक पर्टिकुलर फ्रेज है, उस पर हमें ध्यान देना है. तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट टोपोफिलिया इज डिफिकल्ट टू डिज़ाइन एंड इम्पॉसिबल टू क्वान्टिफाई. सो इस स्टेटमेंट को हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना है. क्वेश्चंस पढ़ने का फ़ायदा ये हो जाता है कि वी कैन गेट एन आइडिया कि किस पार्ट पे फोकस करना है पैसेज में. नेक्स्ट क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द ऑथर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ टोपोफोबिया. तो ऑथर का क्या व्यू है टोपोफिलिया पे, दैट इज अगेन वी नीड टू फोकस अपॉन. एंड लास्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ ट्रू कुड बी सीन एज नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग द आर्ग्यूमेंट्स इन द पैसेज. तो इसमें तो सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा. सो लेट्स लीव इट फॉर द मोमेंट. तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, वी हैड अ स्मॉल ग्लांस थ्रू द क्वेश्चंस. अब आ जाते हैं आरसी पैसेज पे. तो अभी आपको क्या करना है, पॉज द वीडियो एंड रीड द पैसेज एंड अपने खुद के आंसर्स मार्क करिए, बिकॉज दिस वॉज सपोज टू बी ए डिफिकल्ट पैसेज ऑफ लास्ट ईयर्स एग्जाम. तो ट्राई टू मार्क योर आंसर्स एंड सी हाउ मेनी कैन यू गेट करेक्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पैसेज. एज डिफाइंड बाई द जियोग्राफर Yi Fu Tuan, topophilia is an affective bond between people and place. His 1974 book set forth a wide-ranging exploration of how the emotive ties with the material environment vary greatly from person to person and in intensity, subtlety, and mode of expression. Factors influencing one's depth of response to the environment include cultural background, gender, race, and historical circumstance. And Tuan also argued that there is a biological and sensory element. Topophilia might not be the strongest of human emotions. Indeed, many people feel utterly indifferent toward the environments that shape their lives, but when activated, it has the power to elevate a place to become the carrier of emotionally charged events or to be perceived as a symbol. तो इस पूरे पैसेज में 4 स्मॉल पैराग्राफ्स हैं. तो फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा है. नाउ ट्राई टू ग्रास्प द की पॉइंट्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ. तो यहाँ पे एक नाम से स्टार्ट किया उसने, टुआन. तो मे बी द पैसेज इज अबाउट दिस पर्सन, मे बी, मे नॉट बी. आगे उसने कहा कि टोपोफिलिया इज द अफेक्टिव बॉन्ड बिटवीन पीपल एंड प्लेस. टोपोफिलिया को उसने डिफाइन किया है. सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर अस. उसके बाद उसने 1974 की बुक का एग्जाम्पल दिया है. सो दैट इज़ नॉट नेसेसरली अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन टू पॉन्डर अपॉन. तो इस पर हम बाद में आ जाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो. पहले मैं की पॉइंट्स देखना चाह रहा हूँ कि इस पैसेज में की पॉइंट्स क्या क्या हैं. तो देयर इज सम पर्सन, देयर इज द डेफिनेशन ऑफ टोपोफिलिया. उसके बाद इट ऑल्सो सेज टोपोफिलिया माइट नॉट बी द स्ट्रॉन्गेस्ट of the human emotion, but when activated then it can elevate. So that is the broad idea in the first small paragraph. So mainly उसने define किया है टोपोफिलिया को, that there are people and there is place and there is some bond between them.
दैट इज कॉल्ड टोपोफिलिया. सो उसके बाद इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ इमोशन, बट अगर इसको एक्टिवेट कर दिया जाए देन इट हैज़ द पावर. सो दैट इज द ब्रॉड आइडिया ऑफ दिस पैसेज. अब दूसरे पैराग्राफ पे आते हैं. सो व्हाट आई एम डूइंग इज, एक पैराग्राफ हमने पढ़ा और उसका हमने की पॉइंट्स लिख लिए, सो दैट हमें पता लग जाए कि ऑथर किस पैराग्राफ में क्या बात कर रहा है. नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं. एस्थेटिक अप्रिसिएशन इज द ओनली वे इन विच पीपल रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट. अ ब्रिलियंटली कलर्ड रेनबो after gloomy afternoon showers, a busy city street alive with human interaction, one might experience the beauty of such landscapes that had seemed quite ordinary only moments before, or that are being newly discovered. This is quite the opposite of a second topophilic bond, namely that of the acquired taste for certain landscapes and places that one knows well. When a place is home, or when a space has become the locus of memories or the means of gaining a livelihood, it frequently evokes a deeper set of attachments than those dictated purely on the visual. A third response to the environment also depends on the human senses, but may be tactile and olfactory, namely a delight in the feel and smell of air, water and the earth. अब कई लोग ऐसे ऐसे वर्ड्स जब आ जाते हैं तो वो सोचते हैं कि हे भगवान, मेरा तो कैट हो गया ख़राब, अब ना मेरा एडमिशन होगा, ना मुझे जॉब मिलेगी, उसके बाद ना मेरी शादी होगी. और ये सब वो एग्ज़ाम के बीच में सोचते रहते हैं. सो डोंट वरी इफ़ यू फेस मैनी डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द आरसी पैसेज, मे भी उनकी ज़रूरत ना ही पड़े. तो अब अगेन वी विल ट्राई टू सी कि इस पैराग्राफ में वो क्या कहना चाह रहा है, की पॉइंट क्या है इसमें. तो उसने रिस्पॉन्सेस की बात करी है, 3 रिस्पॉन्सेस की बात करी है जितना मुझे समझ आया. सो फर्स्ट रिस्पॉन्स इज द एस्थेटिक अप्रिसिएशन इज द वन वे इन विच पीपल रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट. उसके बाद उसने एक एग्जाम्पल दिया उसका, ब्रिलियंटली कलर्ड रेनबो. तो इसकी हमें इतनी ज़रूरत शायद ना पड़े, इसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए उसने एग्जाम्पल दिया. उसके बाद उसने कहा है कि यहाँ तक एग्जाम्पल है, दिस इज क्वाइट द ऑपोजिट ऑफ सेकेंड टॉपोफिलिक बॉन्ड. अब दूसरे बॉन्ड की बात करी है उसने. तो ये जो हम बॉन्ड की बात कर रहे थे, यहाँ पे पीपल थे, प्लेस थे, उसमें कहा है कि 3 टाइप के रिस्पॉन्स हो सकते हैं इन बॉन्ड में. पहला है एस्थेटिक अप्रिसिएशन, दूसरा है द एक्वायर्ड टेस्ट फॉर सर्टेन लैंडस्केप्स एंड प्लेसेस. सो सेकेंड रेस्पॉन्स इज द लेट्स से एक्वायर्ड टेस्ट. उसके बाद उसने सेकेंड वाले का एग्जाम्पल दिया, व्हेन ए प्लेस इज होम एंड व्हेन ए स्पेस हैज बिकम द लोकस ऑफ मेमोरीज. तो दैट इज द एग्जाम्पल ही इज यूजिंग फॉर द सेकेंड वन. एंड उसके बाद का है देयर इज अ थर्ड रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन सेंसेस. तो लेट्स से थर्ड रिस्पॉन्स इज अबाउट ह्यूमन सेंसेस. तो ये की पॉइंट्स आ गए हमारे सेकेंड पैराग्राफ में. तो अभी तक उसने क्या कहा है, पहले पैराग्राफ में उसने कहा देयर इज समथिंग कॉल्ड टोपोफिलिया, पीपल प्लेस, उनके बीच का बॉन्ड, और उस बॉन्ड के लिए 3 रिस्पॉन्सेज उसने दिए, एस्थेटिक अप्रिसिएशन, एक्वायर्ड टेस्ट एंड ह्यूमन सेंसेस. अब चलते हैं आगे. नेक्स्ट पैराग्राफ सेज टोपोफिलिया एंड इट्स वेरी क्लोज conceptual twin, sense of place, is an experience that, however elusive, has inspired recent architects and planners. So topophilia has inspired the architects and planners. Most notably, new urbanism seeks to counter the perceived placelessness of modern suburbs and the decline of central cities through neo-traditional design motifs. So again, it is not very much important, but this line is important in this passage. Here, the topophilia has inspired the recent architects and planners. Although motivated by good intentions, such attempts to create places rich in meaning are perhaps bound to disappoint. Now, this is the author's argument here. Topophilia inspires certain people, but however good their intentions are, they are bound to disappoint. So that is the argument author is making. So जहाँ जहाँ पे author का argument आएगा, that place becomes important for us. As Tuan noted, purely aesthetic responses often are suddenly revealed, but their intensity rarely is long lasting. तो ये काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि it is just an supporting thing to
एड ऑन टू ऑथर्स आर्ग्यूमेंट. ऑथर ने कहा है कि दिस हैपन्स एंड टुआन ऑल्सो सेड द सेम थिंग. तो अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए उसने टुआन का भी एग्जाम्पल दिया है, इसलिए इसमें शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आई होप यू आर गेटिंग हाउ एम आई प्रोसीडिंग विद द पैसेज. आगे चलते हैं. टोपोफिलिया इज डिफिकल्ट टू डिज़ाइन फॉर एंड इम्पॉसिबल टू क्वान्टिफाई, and its most articulate interpreters have been self-reflective philosophers such as Henry David something, evoking a marvelously intricate sense of a place at Walden Pond, and Tuan describing its deep affinity for the desert. So again, that is not a very important information for me, क्योंकि इसमें ऑथर का मेन आर्ग्यूमेंट जो मुझे समझ आया है इस पैसेज में वो यही है कि टोपोफिलिया इंस्पायर सर्टेन पीपल बट दे आर बाउंड टू डिसअपॉइंट. टुआन ने भी सेम चीज़ कही थी, एंड देर आर सर्टेन फिलोसफर्स जिनकी उसने बात करी है. मे बी दिस यूजफुल, बट इसको हम बाद में देखेंगे. आगे चलते हैं लास्ट पैराग्राफ पे. टोपोफिलिया connotes a positive relationship, but it often is useful to explore the darker affiliations between people and place. अब फिर से ऑथर ने अलग टोन सेट कर दिया. अभी तक वो अच्छी बातें कर रहा था, अब उसने कहा कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप भी होती है, बट इट ऑल्सो हैज सम डार्कर एफिलिएशंस बिटवीन पीपल एंड प्लेस. तो टोपोफिलिया अबाउट द बॉन्ड बिटवीन पीपल एंड प्लेस, तो वो बॉन्ड जो है ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ही हो, इट कैन बी डार्क ऑल्सो. सो दैट इज़ द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर इन द लास्ट पैराग्राफ. पेट्रियोटिज्म literally meaning the love of one's terra patria or homeland has long been cultivated by governing elites for a range of nationalist projects including war preparation and ethnic cleansing. तो इसी के लिए उसने एग्जाम्पल दिया है. आगे पहली लाइन में जो आर्ग्यूमेंट है उसके लिए एग्जाम्पल दिया है. आगे वो कहते हैं रेजिडेंट्स ऑफ अपस्केल रेजिडेंशियल डेवलपमेंट हैव disclosed how important it is to maintain the community's distinct identity, often by casting themselves in a superior social position and by reinforcing class and racial differences. उसके बाद उसने दूसरा एग्जाम्पल दिया है. एंड फाइनली he says, and just as a beloved landscape is suddenly revealed, so too many landscapes of fear cast a dark shadow over a place that makes one feel a sense of dread or anxiety or topophobia. If you remember, there was a question about topophobia, तो इस लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा. And just as a beloved landscape is suddenly revealed, so too many landscapes of fear cast a dark shadow over a place that makes one feel a sense of dread or anxiety or topophobia. Phobia होता है fear. तो topophilia था a bond between the person and the place. Topophobia होगा the fear of that particular place. इसमें लिखा हुआ है डार्क एफिलिएशंस बिटवीन पीपल एंड प्लेस, तो टोपोफोबिया का मीनिंग यही होगा. तो ये अब हमारा पूरा पैसेज कंप्लीट हो गया. उसके हमने मेन पॉइंट्स लिख लिए. तो अब हमें पता है कि कौन से स्मॉल पैराग्राफ में क्या क्या बात करी जा रही है. तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. द वर्ड टोपोफोबिया इन द पैसेज इज यूज. टोपोफोबिया अभी हमने देखा था फियर ऑफ प्लेस होता है. पहला ऑप्शन है टू रिप्रेजेंट अ फीलिंग ऑफ ड्रेड टूवर्ड पर्टिकुलर स्पेसिस एंड प्लेसेस. दैट सीम्स टू बी द करेक्ट वन. लेकिन ध्यान रखिएगा, हमने पहली वीडियो में बीन फ्रेमवर्क डिस्कस किया था, तो विल ट्राई टू अप्लाई दैट. और हमने मेथड ऑफ एलिमिनेशन की बात करी थी, तो विल ट्राई टू एलिमिनेट द रॉन्ग चॉइसेस फर्स्ट, देन विल कम बैक टू द राइट चॉइस. तो ये ध्यान रखिएगा, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन. The first option seems to be correct, but let's have a look at other options also. Second option says, as a metaphor expressing the failure of the homeland to accommodate non-citizens. To accommodate non-citizens, I don't know, is the author ever talked about this in the entire passage? So it seems alien to me. So this cannot be the answer. Third says to signify the fear of studying the complex discipline of टोपोग्राफी. इट इज़ नॉट इवन डिस्कस्ड इन द पैसेज. तो अगेन इट्स एन एलियन. अब एलियन क्या कर रहा हूँ मैं, अगेन गो बैक टू दैट वीडियो जिसमें हमने आरसी के रूल्स डिस्कस किए थे, देन यू विल अंडरस्टैंड. सो एलियन इज समथिंग विच इज़ नॉट डिस्कस्ड इन द पैसेज. तो टोपोग्राफी कहीं पैसेज में आया नहीं था, तो थर्ड पॉइंट इज गॉन. फोर्थ पॉइंट सेज टू सिग्निफाई फीलिंग्स ऑफ फियर एंड एंजाइटी टूवर्ड्स टोपोफिलिक पीपल. नाउ फर्स्ट और फोर्थ में कन्फ्यूजन कई बार इसमें हो सकता है,
तो ऑथर ने बड़ी चतुराई यहाँ पे दिखाई है, तो टू सिग्निफाई फीलिंग्स ऑफ फियर एंड एंजाइटी टुवर्ड्स टोपोफिलिक पीपल, topophobia about towards the dread towards a place, not towards people. So hence fourth option is incorrect. First one is the correct one. So the answer is option number 1. Let's move to the second question now. In the last paragraph, the author uses the example of residents of upscale residential developments to illustrate that. तो ये यूज़ किया था उसने लास्ट पैराग्राफ में. तो इसके लिए उसने क्या इलस्ट्रेट किया, दैट इज़ द क्वेश्चन. पहला ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट बाय सच एलिट्स टू प्रोड्यूस अ सेंस ऑफ ड्रेड और टोपोफोबिया. लास्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं. लास्ट पैराग्राफ पे उसने टोपोफोबिया की बात करी थी, उसके बाद 2 एग्जांपल दिए थे. पहला पेट्रियोटिज्म का. यहाँ पे उसने कहा है कि द गवर्निंग एलिट्स कल्टिवेटेड बाय द गवर्निंग एलिट्स फॉर ए रेंज ऑफ नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट. तो गवर्नमेंट की बात कर रहा है, वो नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट are introduced by the government, not by such elites. So this seems to be incorrect. Second says manner in which environments are designed to minimize the social exclusion of their clientele. Minimize the social exclusion. That seems to be a good thing. Social exclusion मतलब किसी को सोसाइटी से बाहर कर देना एक तरह से. क्रूड लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, बट दिस इज द मीनिंग. बट ये तो अच्छी चीज़ हो गई है. लास्ट पैराग्राफ में तो उसने बुरी चीज़ की बात करी है, डार्कर साइड की वो बात कर रहा था, हमने अभी देखा था. सो दैट्स नॉट अ डार्क साइड. तो ऑब्वियसली द ऑथर डजंट वांट टू इलस्ट्रेट दैट. सेंसिटिव रिस्पॉन्स टू रेस एंड क्लास प्रॉब्लम्स इन अपस्केल रेजिडेंशियल डेवलपमेंट, दिस इज अगेन अ गुड थिंग. दिस इज नॉट अ डार्क साइड. तो अगेन थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट. तो बाई डिफॉल्ट फोर्थ ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन. लेट्स सी व्हाट इट इज. सोशल एक्सक्लूसिविज्म practiced by such residents in order to enforce a sense of racial or class superiority. The social exclusivism, so that seems to be a negative thing. Practiced by such residents in order to enforce a sense of racial or class superiority. So that is the thing given. Superior social position by reinforcing class and racial differences. So that seems to be the right one, fourth option. थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट टोपोफिलिया इज डिफिकल्ट टू डिज़ाइन एंड इम्पॉसिबल टू क्वान्टिफाई. तो ये कहाँ पे था, ये इधर था. दैट टोपोफिलिया हैज़ इंस्पायर्ड द आर्किटेक्ट्स एंड प्लानर्स बट इट इज़ बाउंड टू डिसअपॉइंट. तो यहाँ पे ये बोल रहा है टोपोफिलिया इज डिफिकल्ट टू डिज़ाइन फॉर एंड इम्पॉसिबल टू क्वान्टिफाई. अब चलते हैं यहाँ पे. पहला ऑप्शन है फिलोसोफर आर्किटेक्ट्स आर यूनिकली सूटेड टू डेवलप टोपोफिलिक डिज़ाइन. यूनिकली सूटेड मतलब दैट इज़ एन एक्सट्रीम वर्ड. यूनिकली सूटेड मतलब उन्हीं के पास ये कैपेबिलिटी है और किसी के पास नहीं है. सो दैट सीम्स टू बी वेरी एक्सट्रीम. वैसे भी उसने फिलोसोफर आर्किटेक्ट्स के अलावा प्लानर्स की भी बात करी है, फिर उनको भी ले लेते हैं, उनको क्यों छोड़ दिया. सो दैट सीम्स टू बी इनअप्रोप्रिएट. सो दैट इज़ नॉट एन आंसर. Second says people's responses to their environment are usually subjective and so cannot be rendered in design. अब इसका बैकग्राउंड अगर देखो आप थर्ड पैराग्राफ का, तो उससे पहले उसने रिस्पॉन्सेस की बात करी थी, 3 रिस्पॉन्सेस. तो ये 3 रिस्पॉन्सेस आर सब्जेक्टिव टू नेचर, हेंस दे आर बाउंड टू डिसअपॉइंट. दैट कुड बी द राइट थिंग, बट लेट्स पार्क दिस फॉर अ मोमेंट. लेट्स सी डू वी हैव अ बेटर चॉइस. Third option says architects have to objectively quantify spaces and hence cannot be topophilic. Now this seems to be a good option. Architects have to objectively quantify spaces. That seems fine and hence cannot be topophilic. Topophilia क्या था? People, place और उनके बीच का bond. Now architects cannot be topophilic. ये तो कहीं नहीं कहा गया उसमें. Architects can have a bond with their place. So I have a problem with this last part. पहला part तो इसका ठीक लग रहा है, but due to the second part of the option this is eliminated. Fourth option says the
Anomy of the modern urbanization led to new urbanism's intricate sense of place. That seems to be alien to me, so this is not the choice. So the correct answer is second option here. Let's move to the fourth question. Which of the following comes closest in the meaning of author's understanding of टोपोफिलिया? ऑथर ने क्या बोला है कि भैया प्लेस एंड पर्सन के बीच का बॉन्ड इज नोन एज टोपोफिलिया. तो अब देखते हैं इसके क्लोजेस्ट कौन सा ऑप्शन है. द फ्रेंच आर नॉट ओवरली पेट्रियाटिक बट दे विल रिफ्यूज टू यूज इंग्लिश एज फार एज पॉसिबल इवन व्हेन दे नो इट वेल. तो क्या ये इसके क्लोजेस्ट आ रहा है? They will refuse to use English. Topophilia is about place. This is a language. So topophilia is about place. So this is incorrect. Second question says the tendency of many cultures to represent their land as motherland or fatherland may be seen as an expression of their topophilia. So that seems directly in line with author is saying. The bond between people and place. So people are calling their land as motherland or fatherland. That seems fine. But let's have a look at other choices. Method of elimination पे चलते हैं हम हमेशा. Third option says scientists have found that most creatures, including humans, are either born with or cultivate a strong sense of topography. He is talking about topophilia. Option is talking about topography. No. Fourth option says nomadic societies are known to have the least affinity for their lands. That is not topophilia, sorry. So fourth option is eliminated. Second is the obvious choice we have. So now we are at our last question. Which of the following statements, if true, could be seen as not contradicting the arguments in the passage? तो ये ध्यान से पढ़िएगा. ये कह रहा है could be seen as not contradicting the arguments in the passage. That means it has to be in line with the author. We need to find out an option which is in line with the argument of the author. तो पहला ऑप्शन कहता है generally speaking in a given culture the ties of people to their environment vary little in significance. In fact the author is saying that it वेरी ए ग्रेट डील. शायद उसने पहले पैराग्राफ में कहीं बोला था. दिस इज वॉट इट सेइंग, इट वेरी ग्रेटली. सो ये तो ऑथर के ऑपोजिट बोल दिया उसने बिल्कुल. सो फर्स्ट ऑप्शन इज एलिमिनेटेड. सेकेंड सेज पेट्रियोटिज्म यूजुअली सीन एज अ पॉजिटिव फीलिंग इज प्रेजेंटेड बाय द ऑथर एज ए डार्कर फॉर्म ऑफ टोपोफिलिया. नाउ दैट सीम्स टू बी डायरेक्टली इन लाइन बिकॉज लास्ट पैराग्राफ में अगर आए तो वो कहता है कि यूजुअली तो ये पॉजिटिव होता है बट देयर इज ए डार्कर एफिलिएशन और उसमें उसने उसके बाद पेट्रियोटिज्म की बात करी थी. तो मे बी दिस इज द आंसर. बट लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन. न्यू अर्बनिज्म सक्सीडेड इन दोज डिजाइंस वेयर आर्किटेक्ट्स कोलैबोरेटेड विद देयर क्लाइंट्स. आई मीन व्हाट ही इज सेइंग, दिस इज नॉट इवन डिस्कस्ड बाय ऑथर. सो थर्ड ऑप्शन इज एलिमिनेटेड एंड फोर्थ ऑप्शन सेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर लास्ट वीडियो आपने देखी हो तो मैंने बताया था जहाँ भी ऐसे वर्ड आ जाएं, जैसे पहले में यूनिक आ गया था, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ गया था. इवन फंडामेंटल रिस्पॉन्स टू आवर एनवायरनमेंट इज अर टेक्टाइल एंड ओल्फैक्टरी रिस्पॉन्स. उसने कहा था सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है बस. ऑथर ने तो 3 रिस्पॉन्स बताए थे अगर आपने ध्यान दिया हो. एस्थेटिक एप्रिसिएशन, एक्वायर्ड टेस्ट, ह्यूमन सेंसेस. तो उसने ये थोड़ी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें कौन सा है. So that is an extreme language used in the option, hence fourth option is eliminated. So the correct answer here is second choice. With that we come to the end of this passage. This was a difficult passage asked in last year's CAT exam. I hope with the method discussed and with the rules discussed in the last video, you were able to solve questions correctly. We'll again meet with some new topic. If you have any query regarding your preparation, you can write to me on the email ID given below. Till then, keep learning.